नमस्कार। आज आकाशवाणी रोहतक पर मेरे साथ स्वास्थ्य परिचर्चा के लिए डॉक्टर संदीप टी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, और डॉक्टर वरुण जो नोडल ऑफिसर हैं, कोविड के इंचार्ज भी हैं, और मेरे साथ हैं डॉक्टर शीतल जो नोडल ऑफिसर हैं। और मैं आपको एक डॉक्टर शीतल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक पहली महिला हैं जो आज के टाइम पर कोरोना पेशेंट्स की जो डेड बॉडीज हैं, जिनको लोग अपने घरों में ले जाने से भी और उनको टच करने से भी डर रहे हैं, ये उनके बीच रहकर उनका मैनेजमेंट संभाल रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। मैं डॉक्टर संदीप से जानना चाहूँगा कि जो हम कोरोना से, जो आज कोरोना की जो महामारी है, उस कोरोना महामारी से किस तरीके से तो बचाव हो सकता है, क्या हम लोगों को करना चाहिए? क्योंकि आप डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के समय पर देहात में जो लोग इस कोविड की सुनने में ये आता है कि कोविड की वजह से बहुत से लोगों की जान जा रही है, लेकिन हमारे शहरों में की बात करें तो शहर में डेथ रेशियो कम है, लेकिन गाँव की डेथ रेशियो ज़्यादा आ रही है। इसका क्या वजह हो सकती है डॉक्टर संदीप, जरा आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। देखिए जी, गांव का व्यक्ति है वो थोड़ा सा झेप करता है इस बात को बताने के लिए कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। उसके दो कारण होते हैं। उसको ये लगता है कि जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो मेरे साथ छुआछात का व्यवहार करने स्टार्ट कर देंगे, मेरे घर लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। ठीक। दूसरा, उनको डर ये लगता है कि अगर हमारा आदमी पीजे में जाके मृत हो गया तो उसकी डेड बॉडी भी हमें नहीं मिलेगी। इन दोनों बातों को देखते हुए वो थोड़ा झेप करता है। और हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है, जो गाँव परिप्रेक्ष्य लोग हैं, कि अगर जिस दिन बीमार होते हैं, जिस दिन पहला साइन एंड सिम्टम आता है, इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर उसी दिन वो प्रॉपर डाइट लेनी शुरू करें, अच्छा पानी पिएं, शिकंजी पिएं और पूर्ण रूप से आराम करें, तो इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप कोरोना के कोविड सेंटर के पीजीआईएमएस में इंचार्ज हैं, सब पूरी जिम्मेदारी आप पर रहती है, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि कभी कोविड हो जाए या कोविड से कोई सिम्टम्स आप में आ सकते हैं? इस तरीके से कभी कोई डर की लगा कुछ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर धर्म है उसमें पहले खुद से पहले मरीज को आगे सर्वोपरि रखा जाता है। और आज के कोविड जिसमें महामारी के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। हम खुद 2 बार पॉजिटिव आ चुके हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है ये बताने का कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर, कोई भी स्टाफ का मेंबर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। और इसमें हमारे परिवार वालों को ज़रूर डर लगता है और उन्हें ये लगता है कि कहीं हम भी उस चपेट में ना आ जाएं, पर उस चपेट से भी निकला जा सकता है। जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा, 80% लोगों में बहुत ही कम सिम्टम्स आएंगे। 15 से 20% लोग हैं जिनको अस्पताल में आने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर वो भी समय अनुसार आ जाएं तो उनको भी बचाया जा सकता है। तो हाँ, डर लगता है, परिवार वालों को लगता है, पर मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उसके निर्वहन के लिए इस डर को साइड में रखकर ये एक तरह से समाज सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर शीतल की अगर तारीफ करूं तो वो भी कम मुझे नज़र आता है। डॉक्टर साहब शीतल, मुझे लगता है कि शायद आप जो सेवा कर रही हैं वो कोई भी नहीं कर पाएगा जिस सेवा में आप लगी हुई हैं, और जिस पूरी तन्मयता से आप लगी हुई हैं इस सेवा के लिए। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई भी देता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आप लोगों की सेवा कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप डेड बॉडीज़ के बीच में रह रही हैं, डेड बॉडीज़ का रिकॉर्ड रख रही हैं, मेंटेन करती हैं, लोगों की कॉल्स भी आती होंगी, लोगों की से बातचीत भी होती होंगी, तो आपका क्या अपना रवैया रहता है कि डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर और जो डेड बॉडीज़ के जो लेने वाले लोग होते हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप लोग? हमारे पास जितनी भी ये कोविड की डेड बॉडीज़ आती हैं, उनके लिए जो घर वाले हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेने से डर रहे हैं कि नहीं हमारे घर वालों को, बाकी मेंबर्स को हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं हमारे पास कि नहीं ये हमारे फैमिली मेंबर था, इसकी डेड बॉडीज़ हमें दे दी जाए। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कोविड पॉजिटिव डेड बॉडीज़ हैं उनको हम घर वालों को नहीं दे पाते, इसलिए उनको समझाना पड़ता है, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है कि नहीं ये हम आपको दे नहीं पाएंगे, लेकिन आपके जो भी रीति रिवाज हैं उनको यहीं पे पूरा करा दिया जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहले ये होता था हम डेड बॉडी किसी को भी नहीं देते थे, लेकिन आज थोड़ी सी सरकार की गाइडलाइन चेंज हो गई हैं। अगर कोई अपने पैतृक गांव में या अपने होम टाउन में ले जाने चाहते हैं
कोविड की डेड बॉडीज़ को, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है। उस गांव का जो भी बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है, अगर वो हम एक अथॉरिटी लेटर दे देता है और वहाँ से एक स्टाफ आ जाता है, तो हम कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी अब उनके होम टाउन में भेज देते हैं, ताकि वहाँ पे वो कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार करवा पाएँ। मैं डॉक्टर संदीप से भी अब मुखातिब होना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपके साथ लोगों का क्या रवैया रहता है कि जब आप लोग कोविड पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या रवैया रहता है, आप किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं? कि देखिए, शुरू में तो डर था। आजकल ऐसी बात नहीं है कि किसी का लगे कि कोविड पेशेंट आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप बचाव रखें, सेफ्टी रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। डॉक्टर वरुण, जैसे कि आप सीधे सीधे कोविड सेंटर के इंचार्ज ही हैं, कोविड के इंचार्ज बने हुए हैं, आपका तो लोगों से, कोविड के पेशेंट से भी रहता होगा और दूसरा उनके परिजनों से भी रहता होगा, तो क्या लगता है कि आपको उनके परिजन्स का क्या रवैया रहता है आपके प्रति और पेशेंट्स का क्या रवैया रहता है आपके प्रति? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानकारी के अभाव से लोगों के मन में एक भय की स्थिति बनी हुई है। हमारा पहला प्रयास रहता है कि इस भय को दूर किया जाए और कोरोना के मरीज़ का मुफ्त में सारी सेवाएं, खाने से लेकर दवाइयों से लेकर जितनी भी ड्रिप, ऑक्सीजन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में सारे मरीज़ों को उनका उपलब्धता कराई जाती है। और उनके परिजनों के लिए भी, अगर किसी भी तरह के कोई डिस्ट्रेस कॉल हो, जो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हो गया या अपने मरीज़ के बारे में जानकारी के लिए, तो इसके लिए हेल्पलाइन का भी पूरा प्रबंध किया गया है। तो वो हेल्पलाइन नंबर डॉक्टर साहब क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या हेल्पलाइन नंबर रहते हैं? किस हेल्पलाइन नंबर पर अगर हम कॉल करें तो हमें वो सब सुविधाएं? हमारे पास 3-4 हेल्पलाइन नंबर्स हैं। जी जी। जिसमें पहला नंबर है 94163 70346। इसके साथ में हमारे पास 2-3 हेल्पलाइन, जिसमें जो भी व्यक्ति टेस्ट कराता है वो अपना फ़ोन करके रिपोर्ट भी जान सकता है, जिसमें दूसरा नंबर 94163 77346 और 78346। इनसे वो घर बैठे बैठे अपनी रिपोर्ट भी ले सकता है। इसके साथ में कुछ और हमारी हेल्पलाइन है जिनमें हम हर व्यक्ति जो घर बैठा है, जो कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन लेकर, उनको फ़ोन करके उनका हालचाल हर दिन पूछते हैं। मैं अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने हेल्पलाइन नंबर बताए हैं वो भी अपने एक बार नोट कर लें, ताकि उसमें उनको कोई परेशानी या उनके किसी परिजन को अगर परेशानी होती है तो उस परिजन को वो अपने नंबर्स देकर और हेल्पलाइन से अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर शीतल, आपसे अगर हम बात करते हैं तो आप जिस मैनेजमेंट देखती हैं पूरी डेड बॉडीज़ का, कोरोना से जो पेशेंट मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसमें क्या लगता है कि आपको जो लोग कई बार भाग जाते हैं, जो अपने पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकारते नहीं हैं, उनके बारे में आपका मन क्या कहता है कि क्या करना चाहिए लोगों को? हमारे पास कुछ केसेस आए हैं कि घर वालों किसी के घर वालों में से किसी की डेथ हो गई है, उनके अटेंडेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपके घर से ये पेशेंट हमारे पास एडमिट था और उनकी डेथ हो गई है, लेकिन घर वालों ने बहुत नेगेटिव एक अप्रोच दिखाई कि नहीं, आप इसका खुद ही अंतिम संस्कार करवा दीजिए या इनको दान में दे दीजिए, आपको जो इनके साथ करना है कर दी। वो एक डर की वजह से है शायद, कि वो ये डर रहे हैं कि हमारी फैमिली से शायद किसी और को ये बीमारी ना लग जाए। कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मानवता हमारी जो शर्मसार हो रही है इस कोविड की वजह से, आपस का भाईचारा भी खराब हो रहा है, लोग छुआछूत की बढ़ोतरी बढ़ रही है, इस तरीके से तो नहीं, ये बीमारी ऐसी है कि जैसे ये कंटेजियस है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। डेड बॉडी से भी ऐसे कुछ केसेस हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जैसे अगर हम ये डेड बॉडी अटेंडेंट्स को दे देते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको नहलाएंगे भी, उस बॉडी बैग से निकालेंगे, उसका प्रॉपर जैसे भी जो तरीका होता है उसको वो गले से भी लगा लेते हैं, इसलिए नहीं दी जाती। लेकिन कुछ घर वाले हैं जो नहीं लेना भी नहीं चाहते हैं। इसमें ऐसा है कि बीमारी से बचने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ रहे हैं हमारे पास और लेके भी जा रहे हैं, लेकिन उनका हम पूरे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। डॉक्टर वरुण, आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। जैसे जो अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, बहुत से लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, बहुत से लोग डरते हैं कि वैक्सीनेशन ना करवाया जाए, तो आपका क्या मानना है? वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और होना चाहिए तो उसमें किस तरीके की गाइडलाइंस रहती हैं, क्या उसका वे रहता है? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप जरा ये बताने का कष्ट और करें। जी, आज की डेट में कोरोना का कोई भी इलाज
ऐसा नहीं है जिसको 100% माना जाए। इस संदर्भ में हमारे पास सिर्फ टीकाकरण ही एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम कोरोना के जितने भी केसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कोरोना के टीके अपने कई सारे पॉपुलेशन को, जनता को लगाए और जिसकी वजह से कोरोना का ग्राफ वहाँ पर गिर गया। हमारे पास इस समय 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन जो स्वदेशी वैक्सीन है और कोविशील्ड जो यूके में और पूरे यूरोप में चल रही है और भारतवर्ष में भी चल रही है। ये दोनों निःशुल्क हमारे पूरे सरकारी अस्पतालों और पीएचसी, सीएचसी इवन और प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है। जितने भी हमारे वर्ग हैं 18 साल से ऊपर, उन्हें 2 में बांटा गया है, एक 18 से 44 और एक 45 से ऊपर। इन सभी को निःशुल्क ये वैक्सीनेशन मिल रही है और ये टीकाकरण अभियान मुझे लगता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की जो भय की स्थिति है ना रखें। ये जिस तरह के गलत बातें इसका प्रचार किया जा रहा है जिसकी वजह से कोरोना और फैल रहा है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में, आज की तारीख में टीकाकरण के सिवा कोई भी और जवाब कोरोना को रोकने के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि वैक्सीनेशंस की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में बहुत सी देशों की अपनी अपनी एक वैक्सीन आई हैं। अभी हमारे जस्ट देखें तो हमारे डिफेंस ने भी एक इजाद किया है जिसको DRDO ने बनाया है, Digit-2 के नाम दिया है उसको। उसका क्या रहेगा, क्या कब तक वो मार्केट में आने की रहती है, लग रहा है आपको? जो DRDO ने बनाया है वो वैक्सीन ना होकर एक दवाई के रूप में उसे प्रस्तुत करा है, जो कुछ व्यक्ति को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक जिन्हें बहुत कम सिम्टम्स है, जिन्हें माइल्ड कैटेगरी, एक मॉडरेट कैटेगरी जिसमें थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए और एक सिवियर जिन्हें ICU की ज़रूरत है। तो DRDO के द्वारा बनाई गई ये दवाई जो बहुत ही माइल्ड या थोड़े से मॉडरेट कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर कारगर स्थापित हुई है। वैक्सीनेशन हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड है और तीसरी जिसको अभी अप्रूवल मिली है वो स्पुतनिक के नाम से आई है। इसके सिवा जो दवाइयाँ हैं जिसके अंदर रेमडेसिविर है, स्टेरॉयड है, उसी के अंदर ये 2DG जो हमारी दवाई है उसको भी अभी शामिल किया गया है। उम्मीदें बहुत है कि ये दवाई जो मरीज़ माइल्ड से मॉडरेट सीवियर में जाने वाले हैं, गंभीर अवस्था में जाने वाले हैं, उन्हें पहले ही कम सिम्टम्स में ही वापस उनका ट्रैक करके और उनको ठीक कर सकती है। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, रेमडेसिविर की बात आई है। रेमडेसिविर की जैसा कि आपने सुना बहुत सी कालाबाजारी भी रेमडेसिविर की सामने आई, तो आप लोगों ने एज ए कानूनी तौर पर क्या उसकी व्यवस्था कर रखी कि रेमडेसिविर आसानी से लोगों को मिल जाए, और कैसे मैनेज करते हैं रेमडेसिविर के बारे में बताएं तो? ऐसे है सर, सरकारी इंस्टीट्यूट में तो रेमडेसिविर अवेलेबल थी। कालाबाजारी सुनने में आई है, हमने तो देखी नहीं है, लेकिन इस पे जो कंट्रोल कर सकती है तो ड्रग कंट्रोलर कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, या तो पुलिस प्रशासन कर सकता है, कानून व्यवस्था कर सकती है, या ड्रग कंट्रोलर कर सकता है। कालाबाजारी को तो रोकना चाहिए। अगर इस तरह में आदमी कोई करता मिलता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शीतल, थोड़ा सा मैं आपको फिर एक बार आपका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहूँगा कि जैसे कोई कोरोना की डेथ हो गई और उसमें आपको पता है कि ये कोरोना से डेथ हुई है, गांव वाले लेने से मना कर रहे हैं और परिवार वाले लेने से मना कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप संस्कार के बजाय क्या आपके पास कोई और ऑप्शन भी रहता है कि आप उसे डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल को, या उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट का कुछ रहता है आपके पास, ऐसा कुछ और भी ऑप्शन? नहीं, कोरोना से जो लोगों की डेथ होती है उनको हम कहीं डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो उसमें इन्फेक्शन होता है वो एक जो डेड बॉडी होती है वो एक अलग तरह का बैग होता है, 3 लेयर का लीक प्रूफ जिपर बैग होता है, जिसमें हम डेथ होने के बाद उसको सैनिटाइज करके पैक करा दी जाती है। उसको जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, जैसे कोई अगर मर्डर का केस है तो उसको ओपन करके उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है। अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो उसको हम बंद ही रखते हैं, सैनिटाइज करने के बाद उसको ओपन नहीं करा सकते। मतलब जैसे कि हम लोग कहें कि उसका कहीं दूसरी जगह यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए अभी तक नहीं हो पाता है। हाँ, अगर किसी के घर वाले उनको लेने से मना कर देते हैं तो हमारे पास एक अलग लीगल प्रोसेस होता है जिसमें पुलिस को इंक्लूड करना पड़ता है। हम एक एप्लीकेशन पुलिस जो थाना है वहाँ भिजवा देते हैं कि इसके जो घर वाले थे ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये उनका एड्रेस है, ये इसकी डेड बॉडी को लेने से मना कर रहे हैं, तो हम पुलिस के जरिए पुलिस को बुलवाकर उनकी प्रेजेंस में उस डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा देते हैं आगे का, ताकि जो लीगल प्रोसेस है उसको वो पुलिस अपने जो भी उनका रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको फॉलो कर पाएँ। डॉक्टर संदीप, आपसे हम अगर बात जानना चाहें कि आपका क्या नज़रिया है कोरोना को लेकर, एक छोटी सी बात और मैं आपको इसमें जोड़ देता हूं कि नज़रिए की बात पे आई है। हाँ जी।
कि आपका खुद एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा कि आपने खुद कोरोना पेशेंट भी हुए, तो आपका क्या अनुभव रहा, उसमें क्या करना चाहिए लोगों को? मैं आपको पर्सनली शेयर करता हूँ कि मैं 2 बार कोरोना से ग्रस्त हुआ। जिस तरह से दूसरे फ्लू हैं उसी तरह से एक फ्लू ये भी है, कोरोना वायरस, कोविड-19। अगर इसमें शुरू में ही ध्यान दिया जाए, अगर आपको पहले दिन ही सिम्टम आते हैं, आपको पता चलता है, उस दिन आराम कर लिया जाए, प्रॉपर डाइट ली जाए, टेस्ट करा लिया जाए, तो हम बच सकते हैं, हमारा बचाव हो सकता है। लेकिन जनरली देखा गया है, खासकर ग्रामीण परिवेश में ये देखा गया है कि लोग एक दूसरे से छुपाते हैं बात को। पहले दिन कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत सिम्टम अपने आप ही दवाई ले ली, दूसरे दिन किसी बाबा से दवाई ले ली, तीसरे दिन जब स्थिति बिगड़ी फिर भी कुछ कुछ कर लिया, और चौथे दिन जब स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी, जब अस्पताल की तरफ आते हैं, उस टाइम तक ये लंग्स तक जा चुका होता है। तो हमारे भी हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसका सीधा सा इलाज है, जिस तरह दूसरे फ्लू हैं, प्रॉपर आराम किया जाए, पैरासीटामोल की गोली ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लिया जाए, तो इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर वरुण, आप भी थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि आप खुद अपने कोरोना के पेशेंट रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी कोरोना के होते हुए? आपको क्या परेशानी झेली आपने? कोरोना होने के बाद सबसे पहला जो समस्या है वो है आपकी मानसिक स्थिति, क्योंकि सामाजिक परिवेश में अचानक आपका सबसे मिलना जुलना बंद हो जाता है और हर कोई आपसे दूर होने की कोशिश करता है। दूसरा, इसमें जो भय की स्थिति रहती है, उसके लिए अगर समय पर, जैसे बोला गया कि समय पर अगर उसको पहचान कर दी जाए, टेस्ट करा लिया जाए और समय पर ही सही जानकारी ली जाए। आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास आ रही है वो कोरोना के साथ साथ फंगस की आ रही है, जिसका कारण क्या है कि लोग देर से इलाज शुरू कर रहे हैं, जांच कराते नहीं हैं, आसपास किसी दुकान से या किसी भी वहाँ पर जो गांव का कोई भी व्यक्ति हो उससे दवाई ले लेते हैं। स्टेरॉइड्स का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोग बाद में फंगस के शिकार भी बन रहे हैं। तो पहला मानसिक स्थिति, दूसरा इलाज जो गलत ज़्यादा हो रहा है और सही परिवेश में सही डॉक्टरों से नहीं लिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे कि जो हो रहा है, और खुद के ऊपर जब लागू करें तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स और पूरा हेल्थ केयर स्टाफ हमेशा तत्पर है सेवा करने के लिए, पर समय पर मरीज को घर से अस्पताल तक लाना ये उस समाज की, उस परिवार की और खुद व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी भी कही जा सकती है कि आस पड़ोस के लोग भी अगर लेके आए तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो या उसमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आम आदमी को भी आगे बढ़कर उस व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और उसका प्रॉपर वे में इलाज लें। डॉक्टर साहब, अभी ब्लैक फंगस की बात करते हैं। ब्लैक फंगस भी अभी जैसे जैसे अपने पाँव पसार रहा है, कुछ फंगस और कह रहे हैं कि सेकंड लेयर की हम बात करें ब्लैक फंगस की, और उसके बाद कह रहे हैं कि लोग थर्ड लेयर भी आएगी। तो क्या जो ब्लैक फंगस की बात करते हैं, ब्लैक फंगस में क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या दिक्कत आती है पेशेंट्स को? देखिए, जो थर्ड लेयर की बात चल रही है, अभी थर्ड लहर भी आएगी। उसमें एक ही तरीका है बचने का कि आपकी डाइट अच्छी हो जी। आप डाइट अच्छी लीजिए, प्रॉपर आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है और आपकी इस बीमारी से बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस ना लें, प्रॉपर नींद लें, अच्छी डाइट लें, फ्लूइड प्रॉपर लें, तो इससे बचा जा सकता है। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, लोगों में एक छोटी सी भ्रम की स्थिति भी कह लो या लोगों की बातें कह ले कि ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस आ रहा है कि मास्क हम जो लगा रहे हैं, ऊपर से मास्क लगाते हैं तो हमारे यहाँ कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। उसकी वजह से वो ब्लैक फंगस की लोगों का कहना है कि ऐसा कि ब्लैक फंगस उसकी वजह से बन रहा है, या जो हम लोग ये जो सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं इसकी वजह से कुछ ब्लैक फंगस का कुछ नहीं। फंगस देखिए, सैनिटाइजर जी, तो सैनिटाइजर ही है, वो तो किल ही कर देगा, तो उससे तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा मास्क से भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो धारणाएं लोगों की बदलती रहती हैं, धारणाएं लोगों की कुछ से कुछ बातें चलती रहती हैं। इतना बड़ा देश है, कुछ भी लोग कह देते हैं, कुछ भी लोग कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मास्क से फैल रही है या सैनिटाइजर से फैल रही है। तो ऐसे डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर वरुण आपसे बात करें कि ब्लैक फंगस की वजह क्या है, कि अभी कोई प्रॉपर वे की कोई वजह समझ में आई है डॉक्टर्स को? क्या किस वजह से ब्लैक फंगस अपना पाँव फैला रहा है? जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है, मैं PGIMS का ही उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारे पास 119 मरीज हैं काले फंगस के, और इनमें से 70% से ज़्यादा वो थे जिनका पहले कोरोना एक बार डिटेक्शन हो चुका था। दो चीज़ें हैं जो ब्लैक फंगस में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हैं। पहला है कोरोना, जिसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आपकी इम्यूनिटी को नीचे कर रहा है।
इसके साथ में दूसरा है शुगर की बीमारी। हमने ये पाया है कि जिन्हें शुगर की बीमारी है, साथ में कोरोना हो गया, उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो भी दवाई हम दे रहे हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स, उनको बड़ा सोच समझकर उपयोग करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, कोई मरीज़ आ रहा है जिसकी आँख थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सूजन हो गई है, किसी के नाक से हल्का सा खून बहना शुरू हुआ, किसी का सिर्फ दांत हिल रहा है, और कई ऐसे हैं जिनका अंदर से अंदर जो नाक के अंदर की जो है आपकी सेप्टम होता है, ये अंदर से घुल चुका है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, और हम हर कोरोना से जो ठीक हुआ है और जो भी स्टेरॉइड्स ले रहा है और जो शुगर ले रहा है, ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कृपया करके डायबिटीज़ के मरीज़, जिन्हें मधुमेह का मरीज़ कहा जाता है, वो अपनी शुगर का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि स्टेरॉइड्स देते ही शुगर का लेवल और बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्लैक फंगस को बचाया जा सकता है सही जानकारी के द्वारा। डॉक्टर संदीप, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें रोहतक जो PGIMS हमारा है, इसकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या भूमिका रहती है कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर देखिए, रोहतक PGI सारे हरियाणा की शान है जी, शुरू से ही। जी, टर्सरी सेंटर है और हमारे पास लगभग सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जी। हमने लगभग 566 बेड का अरेंजमेंट किया। जितने हमारे पास पेशेंट थे, 200 पेशेंट हमारे हर टाइम ऑक्सीजन पे रहे। स्टाफ हमारा हमेशा काम करता रहा, किसी स्टाफ ने भागने की कोशिश नहीं करी। किसी स्टाफ ने, किसी डॉक्टर ने, किसी पैरामेडिकल स्टाफ ने, किसी स्टाफ नर्स ने, हमारे क्लास 4 ने, स्वीपर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। तो हमारी सेवाएं तत्पर हैं, हम मरीजों के प्रति समर्पित हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी वरुण जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक लगभग कितने पेशेंट्स की डेली आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स डेली आ रहे हैं जो, और कितने पेशेंट अब तक ठीक होके जा चुके होंगे? जी थोड़ा। हमारे यहाँ पर अब तक टोटल 12,000 के करीब मरीज़ आए थे, जिसमें हमारा रिकवरी रेट 90% के करीब है, और इसके सिवा बाकी जितने भी हमारे मरीज़ हैं वो ठीक होकर गए हैं। हमारे यहाँ पर न केवल उनके इलाज की, जबकि उनके जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ में जो भी हमारे यहाँ पर मरीज़ भर्ती हो रहे हैं, उनके खाने का, दवाई का, ऑक्सीजन का, सब चीज़ों का जो जिम्मेदारी है वो PGIMS की रहती है। डॉक्टर साहब, बहुत से डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं कोरोना के, वो इलाज से ठीक तो हो गए, उसके बाद उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या उनको खाना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में और हमारे श्रोताओं को जरा आप बताएंगे। ये बीमारी सिर्फ 1 साल पुरानी है, और इसके बारे में जितना अब तक ज्ञान हो पाया है, उससे हमें पता चला है कि कोरोना सिर्फ ठीक होने के बाद नहीं, उसके बाद भी कोरोना की कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हार्ट अटैक के केसेस बहुत आ रहे हैं, दिमाग का लकवा बहुत आ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो बहुत ही कॉमन है, जिसमें शरीर टूटना, थकान होना, ये सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति ठीक हो रहा है, उसको हमने 3-4 चीज़ें ज़रूर बोली हैं। पहला कि वो योगा, प्राणायाम, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। अगर उनको दोबारा सांस लेने में दिक्कत आती है तो कृपया करके अपने छाती के फेफड़ों की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि कुछ के अंदर फाइब्रोसिस भी हो रहा है। कुछ लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है, जिसके लिए खून पतला होने की दवाइयाँ कोरोना ठीक होने के बाद भी ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ में कुछ लोगों का मानसिक संतुलन, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन आ रहा है, क्योंकि उनका वापस जाने के बाद भी सामाजिक परिवेश में उतना घुलना मिलना नहीं हो पा रहा, लोग डर रहे हैं। तो उसके लिए, उनके लिए हमारे पास हेल्पलाइन है, जो मानसिक स्थिति की कोई भी समस्या हो उसके लिए भी, और इसके साथ में हमारे यहाँ पर OPD के अंदर फॉलोअप के लिए भी उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग अपने सामान्य परिवेश की बात करें कि एक कोविड का जो पेशेंट है, अगर वो ठीक होकर घर पहुंच जाता है, तो लोगों से हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि उन्हें एक सामान्य सा माहौल दिया जाए, ताकि वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति महसूस करे। क्योंकि कोविड की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग, वो आदमी कुछ तो वैसे ही मर जाता है, और कुछ उसको हमारा समाज ये कह के मार देता है कि यार तू तो कोविड पेशेंट है। उसको जैसे इस एक तरीके से बिल्कुल अलग समझते हैं कि यार ये बिल्कुल अलग, इसे अलग रहने दो। तो ठीक है, कोविड हुआ, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी हुई, और उसको इतना सोशल डिस्टेंस के माध्यम से सोशल डिस्टेंस रखा जाए उससे, ताकि किसी और को ना हो। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही होना चाहिए मेरी ख्याल से? बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब कोविड नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव हो गया, वो बिल्कुल बीमार ही नहीं है वो। अगर हम बीमारी से भेदभाव करते हैं तो गलत बात है। क्योंकि डॉक्टर शीतल तो बीच में, इन लोगों के बीच में रह रही हैं, इनकी डेड बॉडीज को रिकवर मतलब मैनेजमेंट संभाल रही हैं, पूरा डॉक्टर शीतल देख ही रही हैं इस चीज़ को। तो डॉक्टर शीतल, आपको कैसा लगता है कि सामान्य परिस्थितियाँ
में होने के बावजूद, कोविड जिसको हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिसको वो ठीक होके चला गया, उसके परिवार वालों से आपका क्या कहना है? मरीज के ठीक होने के बाद उसको वापस अपनी सामान्य स्थिति में ढलने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए, समाज को उसकी मदद करनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा डर रहता है अपने घर वालों को लेकर भी कि शायद मुझे हुआ है तो मेरे से मेरे परिवार वालों को ना हो जाए। उससे उसकी मानसिक स्थिति जो है उसको ठीक करना चाहिए। वो कौन कर सकता है? उसके घर वाले, उसका समाज, उसके आस पड़ोस के लोग। उनको ये देखना चाहिए कि मरीज़ है, ये बीमार हुआ है, एक तो वो पहले ही परेशान है अपनी बीमारी को लेके, उसके जो पोस्ट कोविड के जो इफ़ेक्ट्स हैं, थकावट रहती है, शरीर टूटता है, इतनी पहले जैसी एनर्जी और स्टेमिना नहीं रह पाता, उससे वो खुद से परेशान है। बाकी फिर वो उन चीज़ों से हो जाता है जो उसको समाज में झेलनी पड़ती हैं। जैसे लोग हैं उनसे बचना शुरू कर देते हैं, दूर रहना शुरू कर देते हैं, बल्कि पूरे परिवार का बाइकआउट टाइप हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आस पड़ोस और समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी हम मिल के इस बीमारी को, एक सामाजिक परिवेश हमें सबको मिलकर एक तैयार करवाना पड़ेगा कि लोग कोविड पेशेंट को एक अलग से परिस्थिति ना माने, क्योंकि सभी लोग एक जैसे हैं। वो एक अलग बात है कि किसी को बीमारी हुई, किसी को नहीं हुई और किसी ने रिकवर किया, लेकिन अगर हम जिसको कोविड हुआ उससे हम लोग एक अलग सा व्यवहार करें तो मुझे नहीं लगता कि एक सामाजिक तौर पे भी वो परिवेश अच्छा रहेगा। मैं सभी डॉक्टर्स टीम का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर संदीप का आपका धन्यवाद, डॉक्टर वरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर शीतल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी सी एक बात हमारे श्रोताओं को डॉक्टर संदीप थोड़ा सा आप बता दें कि वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा आप कहें लोगों को कि वैक्सीनेशन करवाएं और किस तरीके से करवाएं, थोड़ा सा ये, और उनको और क्या एहतियात बरतें, ये थोड़ा सा लास्ट में चलते चलते बता दें। वैक्सीनेशन करवाएं, जरूर करवाएं और सारे कराएं जी, जरूरी है, जरूर कराना चाहिए। खुद भी आए और पड़ोसियों को भी लेकर आए जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप सबका हमारी परिचर्चा में भाग लेने पर। और मैं सुरेश कुमार सिसोदिया सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और आप सब डॉक्टर साहबान का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।